आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इंश्योरेंस क्लेम। बेसिकली आपका पर्पस ये है कि अगर आपके यहाँ पे नुकसान होते हैं तो उनके क्लेम कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, कितने रुपए का स्टॉक जल गया ये कैसे मालूम पड़ेगा। यहाँ पर जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है इसमें दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक को शुरू करेंगे और ये पढ़ेंगे कि भाई जो स्टॉक जल गया है उसकी कितनी वैल्यू है। अब आग लग गई, आग लग जाने के बाद वहां पे सामान तो जला पड़ा है, तो वो जो सामान जला पड़ा है उसकी कितनी वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जितने रुपए का स्टॉक जला होगा उसी के हिसाब से आप उसका क्लेम करेंगे। तो कुल मिला के पर्पस क्या है हमारा, ये पता करना कि जो स्टॉक जल गया था वो कितने रुपए का स्टॉक जल गया था। तो पहला टॉपिक हमारा लॉस ऑफ स्टॉक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक इसमें जो पढ़ेंगे वो है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि जब स्टॉक जल जाता है, बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, काम धंधा बंद हो जाता है, तो आपके आने वाले समय में काफी दिनों तक बिजनेस डिस्टर्ब रहता है। तो जब वो बिजनेस डिस्टर्ब रहता है तो उस डिस्टर्बेंस वाले पीरियड में आपके कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ ये भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है, जिसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, यानी कि नतीजन जो लॉस हुआ उसके। यहाँ पर अब हम सबसे पहले तो इसी टॉपिक को डिस्कस करें जो लॉस ऑफ स्टॉक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट बाद में डिस्कशन में आएगा, बस हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि लॉस ऑफ प्रॉफिट होता क्या। अब देखिए, आग लग जाने के बाद वहां तो राख पड़ी हुई है, सामान जला पड़ा हुआ है, उसका क्या वैल्यू है ये मालूम करना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो हमें बता देता है, उससे बैलेंस करके हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा उस डेट को कितने रुपए का स्टॉक था। इसके लिए हमने क्या करना है ये अभी व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे कैसे चीजों को यूज किया जाता है ये हम समझेंगे। अब पहले मैं चल रहा हूं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे और आपको मैं याद कराता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट जब आप पढ़ते थे पहले तो उसमें क्या क्या चीजें लिखा करते थे और अब उसको हमने कैसे यूज करना है। मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन आपके साथ। करेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता था उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप चीजें क्या क्या लिखते थे। देखिए, जब आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे वही वाला ट्रेडिंग अकाउंट है जो क्लास 11th वाला है। इसको यूज कैसे करना है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके कंटेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो आप यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते थे। इसके बाद आप दूसरे नंबर पे यहाँ पे परचेजेस लिखते थे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे इस जगह पर पूरे आप लिखते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए एक बार आपको याद करा दूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं या जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या परचेज से रिलेटेड है। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं जो परचेज से संबंधित होते हैं। ये 11th क्लास की बात आपको पहले रिकॉल कराई जा रही है। या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं या फिर वो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जितने भी इससे संबंधित खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे ख्याल से सबको 11th क्लास का ये पार्ट याद आ गया होगा। तो एक यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, दूसरे नंबर पे परचेज है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस तरफ आप लिखते होते थे सेल्स और फिर नीचे आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप इसको बैलेंस करते थे और जब आप बैलेंस करते थे तो आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता था। आप ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ के हो। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको किस तरीके से यूज करेंगे जो स्टॉक जल गया उसका वैल्यू पता करने के लिए। अब सबसे पहले तो हम करते क्या है कि यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालते हैं। हमारा जो पर्पस होता है वो पर्पस होता है क्लोजिंग स्टॉक पता करना। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है
कि हमें मालूम ये करना होता है कि जिस दिन भी आग लगी थी उस दिन हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था। अब मान लेते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि उस दिन जिस दिन आग लगी थी उसमें 5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था, तो अब हम फिर देख लेंगे बचा कितने का स्टॉक है। पता चला जी 50,000 का स्टॉक बचा है, तो उसका मतलब 4.5 लाख का बच गया। अगर मान लेते हैं सारा ही स्टॉक जल गया तो उसका मतलब 5 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था, उस दिन वो जल गया। तो करते क्या है यहाँ पर कि जो भी लास्ट डे था जब हमने बुक्स बंद करी थी, जब भी लास्ट ईयर बुक्स बंद करी गई थी, जिस दिन लास्ट टाइम क्लोजिंग हुई थी, उस डेट से लेकर के डेट ऑफ फायर यानी कि आग लगने वाले दिन तक का हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसकी शुरुआत कहां से करते हैं इस ट्रेडिंग अकाउंट की? जिस दिन लास्ट टाइम बुक्स बंद करी थी, जब भी लास्ट ईयर बुक्स बंद करी गई होंगी 31 मार्च 31 दिसंबर, उस डेट के आगे से हम उसको लेके चलते हैं डेट ऑफ फायर तक। अब सपोज कर लेते हैं कि पिछली बार बुक्स बंद करी गई थी 31 मार्च 20 में और 15 जुलाई 20 को आग लग गई। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन बुक्स बंद करी गई थी उस दिन से लेकर के क्लोजिंग डेट जो होगी वो आग लगने वाला दिन, डेट ऑफ फायर, उस दिन तक का हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो इसका पीरियड बहुत सिंसियरली समझने की जरूरत है। क्लोजिंग डेट लास्ट ईयर की थी, लास्ट टाइम जब भी बुक्स बंद करी गई थी, उसके बाद अग्नि लगने वाले दिन, जिस दिन आग लगी उस दिन। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले हमें चाहिए होगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक चाहिए वो वाला ओपनिंग स्टॉक होगा जो लास्ट टाइम में क्लोजिंग स्टॉक होगा। यानी कि पिछले साल या पिछली बार जब बुक्स बंद करी गई थी तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वही इस बार का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो सबसे पहले तो हमें वहां से ओपनिंग स्टॉक पता चल जाता है। फिर अब हमारे यहाँ पर एक बात और नोटिस करने की है कि आग जो है वो स्टॉक में लगी है, किताबों में आग नहीं लग गई, रिकॉर्ड्स में आग नहीं लग गई। रिकॉर्ड्स तो मौजूद है, रिकॉर्ड्स तो हमारे पास पड़े होंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी परचेज बुक उठाते हैं और अपनी कैश बुक उठाते हैं और वहां से हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों परचेज को टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि आग लगने वाले दिन तक हमने कितनी परचेज करी थी। उन परचेजेस को यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर हम अपने यहाँ पर अपने अकाउंट चेक करते हैं और उसमें से नोटिस करते हैं कि हमारे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं। इस तो हमारे को क्या है, पहला डेटा मिल जाएगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से, परचेज बुक और कैश बुक से हमें परचेज का डेटा मिल जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी इनकर किए गए वो हमारे रिकॉर्ड से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 चीजें मिल गई। चौथे नंबर पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सेल्स बुक चेक करते हैं और कैश बुक चेक करते हैं। सेल्स बुक से हमें क्रेडिट सेल्स मिल जाती हैं और कैश बुक से हमें कैश सेल्स मिल जाती है और टोटल सेल्स कितनी होती हैं वो हम पता कर लेते हैं। तो अगले नंबर पे हमें सेल्स भी पता चल गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो इंश्योरेंस करा रहे होते हैं यूजुअली उनके यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम ऑर्डिनरी वे में कि जो कस्टमर आया उसको अलग अलग रेट लगा दिया, 10 की चीज की 11 में दी, किसी को 15 में दी, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो नॉर्मली जो छोटी छोटी दुकानों की बात हो रही है उनकी बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पर जिन्होंने अच्छे प्रॉपर वे में बुक्स मेंटेन करी है उन्हीं का ही बेसिकली इंश्योरेंस किया जाता है और पूरे रिकॉर्ड्स उसमें से मिलाए जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या होता है कि एक जीपी की प्रॉफिट की पॉलिसी होती है, वो 10% प्रॉफिट लेंगे, 20% प्रॉफिट लेंगे, 30% प्रॉफिट लेंगे। उनके यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी होती है जीपी रेट के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेट के लिए, जो पहले ही डिस्कस हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि वो रिकॉर्ड से भी कंफर्म हो जाती है, रिकॉर्ड तो पड़े होते हैं। तो जो भी जीपी रेट होता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी सेल्स हैं, जैसे हमारी यहाँ पर सेल्स 10 लाख रुपीस की हैं और उन्होंने बोला जी 10% प्रॉफिट है जीपी का, तो इसका 10% यहाँ पर हम जीपी लिख देंगे। तो अब हमारे पास होता क्या है कि ओपनिंग स्टॉक मिल गया, परचेज मिल गया, डायरेक्ट एक्सपेंस मिल गया, जीपी मिल गया, सेल्स मिल गई और इस डेट पे यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम बैलेंस करके निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे उल्टा चलते हैं, जीपी हम पहले से लिख लेते हैं और जीपी लिखने के बाद हम इस साइड में देखते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है। तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से निकल के आ जाता है कि इस डेट को जिस दिन आग लगी थी, क्योंकि हम बना डेट ऑफ फायर तक रहे, तो डेट ऑफ फायर के दिन कितना क्लोजिंग स्टॉक था ये हमें मालूम पड़ जाता है। और इस तरीके से जब हमें पता चल जाता है कि कितने का स्टॉक था, फिर हम चेक करते हैं कि स्टॉक बचा कितना है। अगर कुछ बचा है तो वो डिडक्ट कर देते हैं और कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक था वो पूरा का पूरा चल गया।
सर एक बार आप इसको एलोबरेट कर दीजिए प्रोसेस को। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जैसा सर ने बताया आपको, वो ट्रेडिंग अकाउंट उस डेट तक का बनेगा जिस डेट को आग लगी है। क्वेश्चन में वो डेट गिवन होगी आपको, और बनेगा उस डेट से जिस डेट में आपने पिछली बार अपने बुक्स को बंद किया था। ठीक है। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। ठीक है, ओके। नॉर्मली आप जो ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाते हो, लेकिन इस अकाउंट का पर्पस आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ना हो करके आपको ये कैलकुलेट करना है कि जिस दिन आग लगी है उस दिन आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। इसके लिए क्या है, आपको क्वेश्चन में या तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, या आपको वो परसेंटेज खुद निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स। पिछले सालों का जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है उसी के बेसिस पर आप इस साल का भी ग्रॉस प्रॉफिट लगा लोगे अपना। जैसे मान लीजिए आपने बोला पिछले साल आपने सेल 3 लाख रुपए की थी और आपका 30,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट था, तो इसका मतलब आपका जीपी रेट 10% है। सपोज आपने पिछली बार 3 लाख रुपए की सेल करी थी और आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 45,000, तो इसका मतलब आपका जीपी रेट 15% है। वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट आप कैलकुलेट कर लोगे सिंपल फॉर्मूले से, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 से, और उसी रेट को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दोगे। मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया जाएगा, दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर होगा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है। इसलिए ये जो अकाउंट आप बनाओगे, इस अकाउंट का नाम आप ट्रेडिंग अकाउंट ना रख करके इसका नाम आप चेंज करके रखोगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये बात आप समझ लें। जब भी कभी कोई भी अकाउंट अपने मूल उद्देश्य से हटकर किसी और काम के लिए बनाया जाता है, और दूसरी चीज, जिस अकाउंट को बनाने के पीछे, जिस अकाउंट के बेसिस में आपके पास आपका एस्टिमेशन काम कर रहा है, यानी आप इसको अपनी बुक्स को अभी बंद नहीं किया है आपने, बुक्स तो हमेशा बंद होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन यहां पर आपने बीच में अपने अकाउंट को बंद कर रहे हो। नॉर्मली आप ट्रेडिंग अकाउंट का बनाते हो साल के आखिरी में, लेकिन यहां जिस दिन आग लग गई है उस दिन आप बना रहे हो, इसलिए आप इस अकाउंट के साथ एक नाम जोड़ देते हो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। दो पर्पस हैं इसके पीछे कि एक तो पहली बात कि ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है क्योंकि ये जीपी कैलकुलेट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने अपने पूरे लेजर्स बंद नहीं किए हैं, इसलिए इस अकाउंट का नाम आप रख रहे हो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो और ये पीरियड लिखा जाएगा, वो पीरियड होगा जिस दिन आपका अकाउंट शुरू हुआ था टिल द डेट जब आपके यहाँ आग लगी है, और द पीरियड, वो पीरियड डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर डेट में। क्वेश्चन में वो डेट्स मेंशन होगी, उस डेट के बेसिस पर आप। आई होप कि सबको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फायर अकर्ड इन द प्रीमिसेस इन द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर ए ऑन 15th अक्टूबर 2016। देखिए डेट क्लियरली मेंशन्ड है, 15th अक्टूबर 2016 को आग लगी है। आपने आपका स्टॉक ऑन 1/4/2016, इसका मतलब आपने पिछली बार अपना अकाउंट बंद किया था 31 मार्च 2016 को, और नया ईयर जो शुरू हुआ है वो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ है। परचेजेस लिखी हुई हैं 1 अप्रैल 2016 से लेकर 15/10/2016 तक 2 लाख रुपीस। स्टॉक लिखा हुआ है 80,000 रुपए, ये ओपनिंग स्टॉक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं 10,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए वेजेस आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, कैरेज इनवर्ड आते हैं। जनरली ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सेल्स लिखी हुई है इस पीरियड की आपको 3 लाख रुपए की, 1/4/2016 से 15/10/2016 तक। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है क्वेश्चन में 10%, वेजेस गिवन है 40,000, और लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड। सैल्वेज का मतलब है जिसको बचा लिया गया। ऐसा नहीं समझ लें ये जो वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज है इसका अकाउंटिंग से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, ये कहीं भी अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, इसको बाद में ट्रीट किया जाएगा। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक।
तो अब हम लोग जो है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। पीरियड है 1 अप्रैल 2016 से आग लगी है 15 अक्टूबर को, तो 15/10/2016 ये डेट में आ जाएगा यहाँ, और अकाउंट का नाम हो जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखोगे आप डेबिट साइड में, और क्वेश्चन में देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो स्टॉक जो 1 अप्रैल 2016 को था 80,000 रुपीज का। परचेजेस लिखी हुई हैं इसी डेट इसी पीरियड की, वो क्वेश्चन से चेक करके देखना पड़ेगा, 2 लाख रुपीस की है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अमाउंट एक बार चेक कर ले सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 10,000 के। वेजेस लिखी हुई है 40,000 की, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये बात ध्यान रखें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई यहां पर नहीं आएंगे। कई बार क्वेश्चन में वो आपको दिए हो सकते हैं, उनको आपने यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। 40,000 बाई सेल्स, सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीस की। ग्रॉस प्रॉफिट पे तुरंत आ जाते हो आप। नॉर्मली आप ग्रॉस प्रॉफिट पहले बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकालते थे, यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, 10% है सेल्स का। तो 3 लाख सेल्स है आपकी, इसका 10% कैलकुलेट कर लीजिए, 30,000 आ जाएगा। अब डेबिट साइड आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन में रेट लिखा हुआ था 10%, वो रेट लगा दिया आपने। अब डेबिट को आप बंद कर दीजिए, पूरा टोटल कर लीजिए इसका। 3,60,000 का टोटल आ रहा है। बैलेंस जो बच रहा है 60,000, वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये वो स्टॉक है जो उस दिन था जिस दिन आपकी दुकान में आग लगी। अगर आपने कोई भी स्टॉक ना बचाया होता तो इतने रुपए का स्टॉक लॉस हो गया आपका, ये कहने का मतलब। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसके नीचे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दिया जाए। ये डिफरेंस है, ये आपने कैलकुलेट किया, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था। अब आप इस अकाउंट को छोड़ देते हैं। अब आप तुरंत एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं जो है स्टेटमेंट ऑफ लॉस। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ऑन 15 अक्टूबर कितना था? 60,000 लेस स्टॉक सैल्वेज्ड। इसको स्टॉक सेव भी कह सकते हो आप। ये सेव्ड है, जो बचा लिया गया है। आपने दुकान से कुछ सामान निकाल लिया बाहर 10,000 का, तो आपके पास जो लॉस आया वो 50,000 का है। ये लॉस ऑफ स्टॉक है, और क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि पॉलिसी कितने की थी, क्या था, तो यही क्लेम का अमाउंट है 50,000। कितने का क्लेम आप दाखिल करोगे? ये क्लेम आप फाइल करोगे इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई इतना मेरा क्लेम बन रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी भी इसके लिए क्या करेगी? ऐसे ही मिलाएगी। उनके यहाँ पे जो इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो आते हैं चेक करने, जो देने आएंगे, जो सर्वेयर होगा, जो वैल्यूएशन करने वाले होते हैं, वो भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। बोलेंगे अपनी बुक्स लाइए, क्योंकि राख से तो पता नहीं चल सकता कि भाई राख है, ये कितने रुपए की राख है, असल में होगा कितने रुपए का सामान है, ये तो नहीं। हमने यहाँ पर क्या किया, ओपनिंग स्टॉक कहाँ से लिया? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से। परचेजेस हमने अपनी बुक से निकाल ली, परचेज बुक से और कैश बुक में।
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, जो भी खर्चे किए वो निकाल लिए। जीपी का रेट पहले से प्री डिफाइंड होता है, वो जीपी रेट सेल्स के ऊपर बेस्ड होता है। सेल्स हमें सेल्स बुक से और कैश बुक से मिल जाती हैं। सेल्स के बेसिस पे हमने जीपी निकाला और उल्टा बैलेंसिंग करके क्या निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो किस दिन निकलेगा, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक उस दिन का निकलेगा जिस दिन बुक्स बंद कर रहे हैं। हम लोग बुक्स कब बंद कर रहे हैं ये ऊपर लिखा हुआ है, और 15/10/2016 को। ये क्या है, ये डेट ऑफ हायर, यानी कि डेट ऑफ हायर के दिन उस दिन यहाँ पर गोदाम में 60,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था। अब उसमें से सैलवेज का मतलब क्या, जो स्टॉक बच गया, तो बचा कितने का स्टॉक, 10,000 रुपए का। तो 60,000 में से 10,000 का ही केवल स्टॉक बचा है, यानी कि जो जल गया स्टॉक वो 50,000 का है। तो 50,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया जाएगा या इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव किया जाएगा। यहां तक अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, नहीं तो हम पूछिए, आगे चलें। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। On 1st October 2016, fire broke out in the factory of A. 1 अक्टूबर 2016 में A की फैक्ट्री में आग लग जाती है। From the following particulars, find out the amount of claim for stock which can be made to the insurance company. और आपको पता करके बताना है कि कितने रुपए का स्टॉक जल गया जिसका हम क्लेम करें इंश्योरेंस कंपनी से। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, और फिर उन्होंने बताया कि परचेजेस जो हैं वो दी हुई हैं 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 1 अक्टूबर 2016। फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय ए, इसमें से कुछ सामान जो है वो ए भी घर में ले गए थे। तो भाई जो ए घर में ले गए, जाहिर सी बात है उतने रुपए की परचेजेस बिजनेस में यूज नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस में से उतना अमाउंट हटा देंगे। अगर मान लेते हैं कि बिजनेस में 10 लाख रुपए का सामान आया और 50,000 रुपए का सामान मालिक घर ले गया, तो बिजनेस में कितने का सामान आया होगा, 9,50,000 का। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा आप 11th क्लास में भी करते थे। अगर कुछ भी गुड्स ड्रॉन होते हैं तो उसको हम परचेजेस से लेस कर देते हैं। आगे दिया हुआ सेल्स, इसी पीरियड की सेल्स दे दी गई है। फिर उन्होंने बताया कि गुड्स सोल्ड फॉर 4,000 वर रिटर्न टू ए, ये सेल कुछ करे थे सामान वो वापस आ गया। सेल करे हुए सामान जब वापस आ जाते हैं उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 40% और वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज इज 11,600। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, from 1st April to 1st October 2016. सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, और ओपनिंग स्टॉक वो फिगर होगा जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको लिख लेते हैं। और ये है आपका 50,000 रुपीज। इसके बाद आप परचेजेस लिखते हो। अगर कोई रिटर्न्स होंगी परचेज रिटर्न तो वो आप लेस करोगे, और अगर कोई गुड्स मालिक ने ले लिए या ड्राइंग्स हो गई उसको भी आप लेस करोगे। परचेजेस क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख रुपीस की हैं, और इसके बाद जो है 800 रुपीस का स्टॉक उसने मालिक ने घर में यूज कर लिया है, तो इसका नाम बिजनेस में ये ड्राइंग्स लिखी जाएंगी। ये ड्राइंग्स हैं, अपने घर के लिए ले गए तो ड्राइंग्स कभी बिजनेस के खर्चे में शामिल नहीं हो सकते, तो इनको माइनस कर देते हो आप। ड्राइंग्स या गुड्स फॉर पर्सनल यूज है ये 800 रुपीज, तो आपके पास बच जाता है 2,99,800 2,99,200। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है आपको, तो आप सीधा सेल्स पे आ जाते हो। क्रेडिट साइड में बाई सेल्स
अब सेल्स में कुछ रिटर्न्स भी दिए हुए हैं, तो रिटर्न्स माइनस करने पड़ेंगे आपको। आप हमेशा नेट सेल्स दिखाते हो। 4 लाख रुपीस की सेल्स है, जिसमें से रिटर्न है 4,000 की, तो 3,96,000 रुपीस की नेट सेल्स हो जाएंगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40% ऑफ सेल्स, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट 40/100 इंटू 3,96,000, कैलकुलेट करें फटाफट इसको। 1,58,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हो आप। $4,98,600। 5 लाख। 5,07,600। आपके पास जो स्टॉक बच रहा है हाथ में, वो आ रहा है 1,11,600। बैलेंसिंग फिगर है ये, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये आपने कैलकुलेट किया है, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। ये कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट बनाया गया था। आप तुरंत आप लेजर को छोड़ देते हो इसको और स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाते हो नीचे। क्लोजिंग स्टॉक 1,11,600 माइनस कर देते हो इसमें से सैल्वेज्ड स्टॉक, जिसको स्टॉक सेव्ड भी कहा जा सकता है। आपके पास जो लॉस बच रहा है, जो लॉस ऑफ स्टॉक है, वो 1 लाख रुपीस का है। इतने रुपए का क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से फाइल कर सकते हो। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। A fire occurred in the premises of Mr. A on 15 September 2016 and a considerable part of the stock was destroyed. The value of stock saved was 4,500. The books disclosed that on 1st July 2016 the stock was valued at 36,750. Purchases to the date of fire amounted to 1,04,940. The sales amounted to 1,56,500. On investigation, it is found that during the past 5 years, the average gross profit on sales was 36%. You are required to prepare a statement showing the amount which A should claim from the insurance company in respect of stock destroyed or damaged by fire. देखिए, सर ने आपको भी बताया था कि बेसिकली होता क्या है इसमें। ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एक करियर है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वेयर या इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अब जैसे यहीं पर देखें आप, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि आग लग गई है 15 सितंबर 2016 को और आपका एक स्टॉक का काफी बड़ा एक जो हिस्सा जल गया है, क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन साथ साथ कुछ स्टॉक आपने बचा भी लिया है, जिसको सैल्वेज कहा जा सकता है या सेव्ड कहा जा सकता है। यहाँ सेव्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको ये बताया था कि उसको सेव्ड कहा जाता है। आपकी बुक्स ये डिस्क्लोज कर रही कि ऑन 1 जुलाई 2016, इसका मतलब आपका ईयर शुरू हो रहा है 1 जुलाई, जिस दिन आपके पास एक ओपनिंग स्टॉक था 36,750 का। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर से आप
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड July 2016 to 15 September 2016. टू ओपनिंग स्टॉक में आप डालते हो यहाँ पर, फिर टू ओपनिंग स्टॉक 36,750. यही फिगर है सर, मुझे याद पड़ रहा है 36,750. परचेजेस आपको गिवन है 1,04,940. टू परचेजेस, कोई रिटर्न वगैरह नहीं है, कोई पर्सनल यूज के लिए सामान नहीं निकाला है आपने, तो ये सीधा परचेज दिखा दी जाएगी 1,04,940. कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं गिवन है आपको, तो सीधा सेल्स पे आ जाते हो आप. 1,56,500 की. आपको क्वेश्चन बताता है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 36% है, तो 1,56,500 का 36% निकाल लेते हो आप, जो आ जाता है 56,340. एक कैलकुलेशन है, सिंपल परसेंटेज का कैलकुलेशन है. अब इन सब का टोटल कर लेते हो. ये आ जाता है 1,98,030 रुपीज, और डिफरेंस निकाल लेते हो आप 41,530. ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो बैलेंसिंग फिगर है. ये वो स्टॉक है जो आग लगने वाले दिन आपके हाथ में था. अब क्लोजिंग स्टॉक आप लिख देते हो. अब कितना स्टॉक आपने सेव किया है या कितना सैल्वेज्ड है, दोनों का मतलब एक ही है. सेव्ड लिख सकते हो आप या सैल्वेज लिख सकते हो. 4,500. तो आपका जो लॉस एक्चुअल में हो रहा है वो 37,030 रुपीज का है. अभी किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया बीच में. सारे पॉइंट सारे लोगों को क्लियर है क्या, किस तरह से करना है, यही इसको करने का तरीका है. अब हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को अपग्रेड करेंगे. अभी तो आपने जो क्वेश्चन किया उसमें सब कुछ सिंपली हर चीजें दी हुई थी. अब अपग्रेडेशन या अपग्रेडेड प्रॉब्लम्स में क्या है कि वो जीपी रेट जो है आपका गायब कर दे. वो बोलेगा जीपी रेट आप खुद पता करिए. जीपी रेट पता करने का तरीका क्या है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है लास्ट ईयर में,
जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो आपको जीपी रेट मिल जाएगा। अब होता क्या है कि कभी कभी क्या करेगा, वो आपको लास्ट ईयर का डिटेल्स देगा, लास्ट ईयर के जीपी दे देगा और लास्ट ईयर की सेल्स दे देगा। तो लास्ट ईयर की जीपी और सेल्स दे देने का मतलब क्या है कि वो चाहता है कि भाई लास्ट ईयर के जीपी और सेल्स से आप खुद जीपी रेट निकालो। और अभी तक जो क्वेश्चन हम 3 करके हटे हैं उसमें जीपी रेट उसने खुद ही दिया हुआ था। और फिर उसके बाद कभी कभी क्या होगा कि वो अपने पिछले 3-4 साल के जीपी और 3-4 साल की सेल्स दे देगा। जब 3-4 साल के जीपी और 3-4 साल की सेल्स दे देगा तो इसका मतलब वो ये भी आपसे चाहते हैं कि अब आप उन सारे जीपी को कैलकुलेशन करिए और उसमें से ट्रेंड को ऑब्जर्व करिए कि उनका जीपी रेट होता क्या है। तो ये अब हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसी में सिर्फ इतना सा चेंज है कि यहाँ पे जीपी आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 4 में आप नोटिस करिए ये चेंज। इफ फायर अकर्ड, और पहले मैं क्वेश्चन शेयर कर दूं, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। क्वेश्चन देखिए, इफ फायर अकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ सुशील on 30th September 2016, destroying the greater part of his stock. Following information was ascertained from his books which were not involved in the fire. Stock दे दिया ओपनिंग, परचेजेस दे दिया अप टू द डेट ऑफ फायर, सेल्स खुद ही लिख के दे दिया फॉर द अबव पीरियड। और अब आप नोटिस करिए कि सेल्स 2013-14 की थी, फिर सेल्स 14-15 की भी थी, फिर सेल्स 15-16 की भी थी, और ग्रॉस प्रॉफिट भी 13-14, 14-15 और 15-16 का ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया। यानी कि उसने पिछले 3 साल के जीपी और उनकी सेल्स दे दी। तो वो चाहता है कि जीपी अब आप खुद कैलकुलेट करें और चेक करें कि उसके यहाँ जीपी रेट क्या चल रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग को एक चीज ये नोटिस करनी होगी कि जीपी का क्या परसेंटेज आ रहा है वो चेक करा जाए। तो चलिए क्वेश्चन में हम व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं। तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें, और जिसके अंदर हम लोग जीपी रेट को पता करेंगे। जीपी रेट क्या है हमारा? जीपी रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जीपी रेट का फॉर्मूला लिख ले रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ये अलग अलग ईयर के लिए दिया हुआ है, तो हम अलग अलग ईयर के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो ईयर दिया हुआ था आप क्वेश्चन में देखिए 13-14, तो 13-14 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जीपी देखिए कितना गिवन है 13-14 में। जीपी आपको दिया है 13-14 75,000 और सेल्स लिखी हुई है 2,50,000। 75,000 अपॉन 2,50,000 into 100, तो आपका जीपी रेट जो यहां पर आ रहा है वो है 30%। फिर 2014-15 में देखें आप, जीपी की फिगर कितनी है? जीपी है आपके पास 2014-15 में 32,000 और सेल्स की फिगर है 1,60,000। 32,000 अपॉन 1,60,000 into 100
that is equals to 20%. 15-16 में आ जाते हो आप। आप चेक करते हो इस साल जीपी है आपका 19,000 और सेल्स है 1,90,000। तो 19,000 अपॉन 1,90,000 इंटू 100 कर देते हो आप, तो ये आता है 10%। यानी कि आप ये देख रहे हो कि एवरी ईयर देयर इज अ ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन इन जीपी रेट, दैट इज रेट ऑफ 10%। ये ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है आपको। इसलिए लगातार 3 सालों में आपका जीपी 10% पर एनम के रेट से कम हो रहा है। पहले साल 30% था, फिर 20% रह गया, फिर लेटेस्ट ईयर में 10% रह गया। तो इसका मतलब हर साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो रेट है वो 10% के रेट से डिक्लाइन हो रहा है, पर 10% पर एनम के रेट से डिक्लाइन हो रहा है। ये कंक्लूजन में लिख सकते हो आप, यहाँ पर ये कंक्लूड किया आपने। अब यहाँ पर क्या है, 30 से 20 हो गया, 10 कम हो गया, 20 से 10 हो गया, फिर 10 कम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कहें तो 10 से 10 कम हो गया 0 हो गया होगा, ऐसा नहीं। देखिए सर ने बार बार एक बात पे एम्फेसिस दिया है, मिस्टर सर ने बार बार ये कहा है कि पर एनम 10% पूरे साल में कम हो रहा है। यहाँ पर तो 6 महीने के बाद जो है आग लग गई, यानी कि 6 महीने तक अगर कम करेंगे तो इस समय जो जीपी रेट रिड्यूस होगा 5% कम होगा, वो 5% कम हो गया। तो अब देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या है कि अगर आपको एक जीपी रेट दिया हुआ है तो सीधी सीधी बात है आपने वही जीपी रेट यूज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अगर आपको तमाम सारे जीपी रेट दिए हैं तो इसका अलावा आपसे चाहते हैं कि आप उसमें से ट्रेंड एनालिसिस करें, ट्रेंड स्टडी करें। अब ट्रेंड स्टडी क्या है, जैसे पहले 15 था, फिर उसके बाद 14 हो गया, फिर 13 हो गया, तो अब की बार कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो अपने आप आपको ट्रेंड समझ में आएंगे। तो बाकी और जो चेंजेस होंगे वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में फिर डिस्कस करेंगे। तो अब हमने ये कंक्लूड ये करा कि 30 से 20 हो रहा है एक साल बाद, फिर 20 से 10 हो जा रहा है एक साल के बाद। अब एक साल अगर पूरा हो जाता तो 10 से ये 0 हो जाता, पर चूंकि आधा साल ही हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये 5% हुआ। तो चलिए अब हमें जीपी रेट पता चल गया है कि जीपी रेट 5% है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और परचेज और सेल्स। यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो क्वेश्चन में इसलिए नहीं दे रहे, उनका पर्पस ये कि आपको एक विजन ये क्लियर कराना कि भाई इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकाले जाते हैं, बाकी आपको दूसरे मैटर्स में नहीं वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और ऊपर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2016 टू 30 सितंबर 2016, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आप लिखेंगे परचेजेस, जो कि गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं जो कि है ही नहीं। फिर आप लिखते हो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, रेट आपको पता चल गया, रेट है आपका 5%। दूसरी तरफ आप सेल्स लिखोगे जो कि गिवन है, और वो आप पुट कर देंगे तो फिर आप बैलेंस करके निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक का फिगर है 12,500 रुपीज, तो 12,500। परचेजेस का फिगर दिया हुआ है आपको 45,500, तो परचेजेस लिख दीजिए 45,500। इसके बाद आपको सेल्स का फिगर दिया हुआ है, और सेल्स फॉर द अबव पीरियड इज 56,600, तो यहाँ पर हमने 56,600 सेल्स लिख दी। और 56,600 का जो 5% होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। 56,600 का 5%, जो कि हो जाएगा 2,830 रुपीज।
इसके बाद अब आप इसका टोटल कर दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस तो थे नहीं, और इस तरफ आपको बैलेंस मिल जाएगा कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक था। ग्रैंड टोटल हो रहा है 60,000 और 830 रुपीज। 60,830 में से माइनस कर देते हैं 56,600, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस करके आप निकाल रहे हो, और इसका अमाउंट आ रहा है भाई 4,230। 4,230, 4,230। 4,230 का क्लोजिंग स्टॉक है। आंसर लिखना है आपको। और क्वेश्चन में सैलवेज भी थी 2,500 की। 4,230 माइनस कर देंगे इसमें से सैलवेज, जो कि है आपकी 2,500। एक बार क्वेश्चन में चेक भी कर लेते हैं। 2,500 का सैलवेज ये लास्ट में दिया हुआ है, तो बैलेंस आ जाएगा आपका लॉस ऑफ स्टॉक 1,730 रुपीज।